हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवंत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजवंत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में विद्रोह के प्रमुख केंद्र और क्षेत्रीय विद्रोह पर मैंने चर्चा किया। आज उसी क्रम में प्रमुख विद्रोह के अंतर्गत लखनऊ के विशेष संदर्भ में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत 4 जून से मानी जाती है और यहां पर विद्रोह का नेतृत्व अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया। मित्रों, यहां पर मुख्यतः 3 बिंदु पर मैं आपसे बात करूंगा। वाजिद अली शाह के बारे में, बेगम हजरत महल के बारे में और रेजिडेंसी के घेरा के बारे में। यहां पर आप देखें, लखनऊ 4 जून, नेतृत्व बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल की उपाधि महकपरी मिलती है। यह उपाधि वाजिद अली शाह ने दिया था। मूल नाम मुहम्मदी खातून और कहीं कहीं उमराव मिलता है। मुहम्मदी खातून और उमराव मिलता है। इनके पुत्र का नाम चर्चित जो नाम है विरजीस कद्र मिलता है, लेकिन रमजान अली भी इनका नाम मिलता है। विरजिस कद्र, ब्रैकेट में रमजान अली। इनकी उम्र 11 वर्ष थी। क्रांति के समय विरजीस कद्र की उम्र 11 वर्ष थी और बेगम हजरत महल की उम्र 37 वर्ष थी। 37 वर्ष। और बेगम हजरत महल के सहयोगी के रूप में अगर हम देखें, सहयोगी, इनके सहयोगियों में सबसे पहले नंबर पर मौलवी अहमद उल्ला शाह का नाम आता है। ये बेगम हजरत महल के मुख्य सलाहकार भी थे। ये मौलवी अहमदुल्ला बेगम हजरत महल के मुख्य सलाहकार भी थे। और एक दूसरा नाम आता है मम्मू खां का नाम आता है। और तीसरा नाम सहयोगी के रूप में हिसामुद्दौला का आता है। हिसामुद्दौला ये जनरल के पद पर थे। और एक नाम ऊदा देवी का भी आता है। ऊदा देवी का भी एक नाम
आता है। इसके बाद लखनऊ में जो विद्रोह की आग भड़की, उसके पीछे जो पृष्ठभूमि है उसे हम थोड़ा सा यहां देखेंगे, इस बात को समझेंगे कि क्या मामला था और क्यों बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इसके पीछे की पृष्ठभूमि आप देखेंगे तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ और 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इसमें दो संधियां सम्मिलित हैं, एक 12 अगस्त की संधि और एक 16 अगस्त की संधि। 12 अगस्त 1765 की इलाहाबाद की संधि मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के साथ की गई थी और 16 अगस्त 1765 की संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ की गई थी। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। इस संधि के तहत नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया था। इस तरह से इसे पहली सहायक संधि के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रथम सहायक संधि, प्रथम सहायक संधि के तौर पर इसे स्वीकार किया जाता है। और इसके बाद 1801 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में अवध के नवाब सआदत अली खां, अवध के नवाब सआदत अली खां के साथ लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधि किया था। नवाब सआदत अली, सआदत अली खां सेकंड के साथ लॉर्ड बेलेजली ने, लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधि किया था। इसी के बाद अवध का शोषण शुरू हो गया। सआदत अली खां ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों को दे दिया, अपना आधा राज्य, आधा राज्य अंग्रेजों को दे दिया था। और इसी क्रम में जब हम आगे चलते हैं तो वाजिद अली शाह के समय में, वाजिद अली शाह के समय में, ये 1847 से 1856 के दौरान की बात है। वाजिद अली शाह के समय 1847 से 1856 के दौरान नवाब वाजिद अली शाह के समय, नवाब वाजिद अली शाह ये लखनऊ के अंतिम नवाब थे, अंतिम नवाब, लखनऊ के अंतिम नवाब के समय में यहां रेजिडेंट स्लीमन को नियुक्त किया गया। रेजिडेंट, रेजिडेंट स्लीमन। मित्रों, अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं या आप इसको नोटेट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और विद्रोह की तरफ आपको मैं लेकर चलता हूं। 1847 से 1856 अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के समय
अंग्रेज रेजिडेंट स्लीमन ने अवध की दशा का, वहां के कुशासन पर एक रिपोर्ट तैयार किया था और इसके बाद रेजिडेंट आउट्रम नियुक्त हुआ। रेजिडेंट आउट्रम नियुक्त हुआ। आउट्रम ने अवध की रिपोर्ट तैयार किया और इसी आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर 12 फरवरी 1856 को रेजिडेंट आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर 12 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया था। 13 मार्च 1856 ईस्वी को नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता के फोर्ट विलियम में नजरबंद कर दिया गया। वाजिद अली शाह ने अपने निर्वासन के दौरान लखनऊ से जाते समय एक शेर पढ़ा था कि दरो दीवार पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। मित्रों, इसी शेर के साथ वाजिद अली शाह अपनी बेगम खास महल के साथ निर्वासन का जीवन व्यतीत करने कलकत्ता के फोर्ट विलियम में चले गए। और इसके बाद एक बात और आप जान लें कि अवध में कुशासन के लिए जिम्मेदार वाजिद अली शाह नहीं थे, बल्कि अंग्रेज लोग थे। जब से अंग्रेज रेजिडेंट की वहां पर नियुक्ति की गई, अवध को एक तरह से खोखला कर दिया गया। अवध को दुधारू गाय समझा जाने लगा। जब इच्छा हुई वहां से धन का दोहन कर लिया गया। तो अवध में कुशासन के लिए पूरी तरह से अंग्रेज लोग ही जिम्मेदार थे। इसके बाद वाजिद अली शाह एक कलाकार व्यक्तित्व के थे। अख्तर पिया के नाम से, उपनाम से उनको जाना जाता था। वाजिद अली शाह को अख्तर पिया के उपनाम से जाना जाता था और इसी उपनाम या तखल्लुस से वे ठुमरी लिखा करते थे। वाजिद अली शाह का उपनाम अख्तर पिया था। ठुमरी के प्रसिद्ध गायक थे। जब वाजिद अली शाह को निर्वासित कर दिया गया तो इसके बाद 16 जून
1856 ईस्वी को उनकी माता मलिका किस्वर लंदन गई। अपनी तरफ से वे अवध का पक्ष रखने गई थीं, लेकिन उन्हें निराश होना पड़ा और वे फिर वापस आ गई थीं। मित्रों, इसके बाद अवध में अंग्रेजों ने जो कुछ किया, अवध का जो विलय किया गया, अवध का जो शोषण किया गया, वहां की जनता में आक्रोश था। और यह भी विदित हो कि बंगाल सेना जो कि विद्रोह में आगे आई, उसके अधिकांश सैनिक अवध के थे। तो अवध के सैनिकों में आक्रोश था और अंततः वे विद्रोह पर उतर आए। अब इसके आगे हम बात करते हैं 30 मई की घटना, जहां से विद्रोह की शुरुआत होती है। 30 मई 1857 को रात्रि के 9 बजे, 30 मई 1857 ईस्वी को रात्रि के 9 बजे, रात्रि के 9 बजे 71वीं देसी पलटन ने विद्रोह किया। रात्रि के 9 बजे 71वीं देसी पलटन ने लखनऊ में विद्रोह किया और इस विद्रोह को सर हेनरी लॉरेंस ने दबा दिया। इसके बाद विद्रोह की आग पूरे अवध क्षेत्र में, अर्थात अवध के आसपास के जिलों में ज्वाला की तरह फैल गई। 4 जून को वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजीस कद्र को नवाब घोषित किया और विद्रोह का नेतृत्व संभाला। 10 जून तक सारे अवध में फिरंगियों का, अर्थात अंग्रेजों का खात्मा हो गया। मित्रों, इसी के साथ सर हेनरी लॉरेंस, जो कि चीफ कमिश्नर नियुक्त हुआ था अवध का, उसने लखनऊ व उसके आसपास के क्षेत्र में अंग्रेजों को बुलवाकर रेजिडेंसी में शरण दिया और उनकी रक्षा का पूरा इंतजाम किया। एक तरह से यहां से रेजिडेंसी के घेरे की बात हमें करनी है। रेजिडेंसी का घेरा, यहां चीफ कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस ने आसपास के क्षेत्र के अंग्रेजों को शरण दिया था और 30 जून को चिनाहट के युद्ध में, चिनाहट ये लखनऊ के पास में ही है,
चिनाहट के युद्ध में विद्रोहियों ने हेनरी लॉरेंस को बुरी तरह पराजित किया। विद्रोहियों ने हेनरी लॉरेंस को बुरी तरह परास्त किया और उसे रेजिडेंसी में बंद कर दिया, खदेड़ कर बंद कर दिया। दो जुलाई को, इसके आगे की घटना है 30 जून के बाद 2 जुलाई को। 2 जुलाई को मौलवी अहमद शाह या अहमद उल्ला शाह ने रेजिडेंसी के बेलीगारद प्रवेश द्वार पर जोरदार हमला किया। इस दौरान हेनरी लॉरेंस मारा गया। मित्रों, रेजिडेंसी का निर्माण 1775 ईस्वी में नवाब आसफुद्दौला ने करवाया था। 1775 में रेजिडेंसी का निर्माण 1775 में आसफुद्दौला ने करवाया था। आसफुद्दौला ने करवाया था और 1800 ईस्वी में इसे सआदत अली खां सेकंड ने पूरा करवाया था और यह रेजिडेंसी 33 एकड़ में फैला हुआ था। 33 एकड़ क्षेत्र में फैला था और इसके बाद आप देखें, रेजिडेंसी में अंग्रेज रेजिडेंट और अंग्रेज अधिकारी लोग रहते थे। रेजिडेंसी का घेरा 1 जुलाई से 23 नवंबर तक चला था। रेजिडेंसी का घेरा 1 जुलाई से 23 नवंबर तक चला था और यहां घेरा तोड़ने के लिए अंग्रेज सेनापति हैवलॉक व आउट्रम ने बहुत प्रयास किया। रेजिडेंसी का घेरा तोड़ने के लिए हैवलॉक और आउट्रम ने बहुत प्रयास किया, किंतु घेरा तोड़ने में असफल रहे। इसी दौरान हैवलॉक, आउट्रम, नील कूपर स्वयं रेजिडेंसी में फंस गए। इस दौरान हैवलॉक, आउट्रम, कूपर आदि
रेजिडेंसी में स्वयं फंस गए। रेजिडेंसी में स्वयं फंस गए। इसके बाद रेजिडेंसी में अंग्रेजों के अधिकारियों के, सैनिकों के फंसे होने की बात जब कॉलिन कैंपबेल तक पहुंची, जो कि अंग्रेजी सेना के प्रधान सेनापति थे, तब वे अपने सहयोगियों नील, ग्रांट, हडसन और आयर के साथ लखनऊ के लिए चल पड़े। किंतु कॉलिन कैंपबेल को रेजिडेंसी का पता मालूम नहीं था और तब एक गुप्तचर के माध्यम से रेजिडेंसी के आउट्रम ने एक गुप्त पत्र हेनरी कैवलाक के द्वारा कॉलिन कैंपबेल तक पहुंचाया। अंततः कॉलिन कैंपबेल 23 नवंबर को रेजिडेंसी का घेरा तोड़ने के लिए आ पहुंचा और उसे घेरा तोड़ने में सफलता मिली। तो मित्रों, इस दौरान कॉलिन कैंपबेल अपने साथ जो महारथी लेकर आया था, उनमें से हैवलाक, हडसन और नील को खो बैठा। अर्थात ये हैवलाक, हडसन, नील रेजिडेंसी के घेरा तोड़ने के दौरान मारे गए थे। विलियम हावर्ड रसल, जो कि 1857 की क्रांति की रिपोर्टिंग किए थे, यानी WH रसल, वे रेजिडेंसी के संघर्ष के दौरान वहां पर मौजूद थे और WH रसल ने रेजिडेंसी के संघर्ष, लखनऊ पर अंग्रेजों के पुनः कब्जा किए जाने और लखनऊ की लूट का आंखों देखा विवरण दिया है। अगर कुछ बातें आप नोट करना चाहें तो इसको इस तरह से आप देख लें, नोट कर लें। मैं यहां पर नोटेट कर दे रहा हूं। रेजिडेंसी पर कब्जे के दौरान कौन कौन लोग मारे गए थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोक सेवा आयोग ने यहां से प्रश्न भी पूछा है, तो आप देख लें। प्रधान सेनापति कॉलिन कैंपबेल अपने महारथियों के साथ लखनऊ पहुंचा। उसके साथ ग्रांट, हडसन, नील, आयर आदि आए थे। इसके बाद आउट्रम ने हेनरी कैवलाग के माध्यम से कैंपबेल को एक गुप्त पत्र पहुंचाया। तब कैंपबेल रेजिडेंसी तक पहुंच सका और इसके बाद 23 नवंबर को कैंपबेल रेजिडेंसी का घेरा तोड़ने में सफल रहा।
सफल रहा। इसके बाद 15 मार्च तक, 15 मार्च ये 1858 ईस्वी तक पूरे लखनऊ पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा जमा लिया। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर नोटेट करेंगे, रेजिडेंसी पर कब्जे के दौरान हैवलाक, हडसन और नील मारे गए थे। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण जो है उसे भी आप नोट कर लेंगे। रेजिडेंसी के संघर्ष व लखनऊ की लूट का आंखों देखा हाल विलियम हावर्ड रसल नामक पत्रकार ने अपने माई इंडिया म्यूटिनी डायरी में लिखा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और ये पूछा भी गया है। इसके बाद मित्रों, बेगम हजरत महल 17 मार्च 1858 को 17 मार्च 1858 ईस्वी को बेगम हजरत महल मम्मू खां और बिरजिस कद्र के साथ नेपाल के जंगल में पलायन कर गई। नेपाल के काठमांडू में 18 अप्रैल 1879 में बेगम हजरत महल की मृत्यु हो गई। बेगम हजरत महल की मृत्यु हो गई। इनकी समाधि काठमांडू में है। मित्रों, आज यहां तक इस वीडियो में मैंने आपसे बात किया। अगले वीडियो में हम विद्रोह के प्रमुख केंद्र के रूप में कानपुर पर विस्तार से बातचीत करेंगे। और मित्रों, एक बार पुनः मैं आपसे कहूंगा कि अभी तक यदि आप मेरा इसके पूर्व का वीडियो ना देखे हो तो उसे अवश्य देखें, और आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।